हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2019 में आया हुआ है। ये एंशिएंट इंडिया का पोर्शन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं नासरीन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। क्वेश्चन पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है। मैंने पहले भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स की वीडियो को अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से देख लें। लिंक यहाँ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पैटर्न पहला है, शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं। पाँच इनमें से आपको करने होते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के ऑथर कौन है? तो H.C. राय चौधरी हैं इसके ऑथर। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के जो ऑथर हैं वो है H.C. राय चौधरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। About which king do you come to know from the हाथी गुम्फा स्क्रिप्ट। हाथी गुफा अभिलेख जो है या हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, उस अभिलेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा खारवेल। ठीक है, इसका आंसर है खारवेल। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है जो कि कलिंग का शासक था, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन न्यूलिथिक साइट ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैज बीन फाउंड। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे न्यूलिथिक यानी नवपाषाण कालीन व्यवस्था साइट के बारे में बताना है जहां पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें हम एक फेमस नाम है कुलडीहवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर धान के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, धान उपज होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज हड़प्पा सिचुएटेड। हड़प्पा कहाँ है? जबकि अब हम जानते हैं कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। मोंटगोमरी एक जगह है, वहाँ पर रावी के तट पर, यह पाकिस्तान में स्थित है। विथ विच, ई नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। विथ विच सिविलाइजेशन डिड द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश्ड कॉन्टैक्ट। कौन सा सिविलाइजेशन था जिनसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संबंध था? ऐसे 2-3 सभ्यताएं थी जिसमें आप एक नाम अगर लिखना हो तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को लिख सकते हैं। What does the word बोधि स्टैंड फॉर। ये जो बोधि शब्द है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बोधि का मतलब होता है ज्ञान, या बुद्ध को जब ज्ञान या एनलाइटमेंट मिला वो बोधि कहलाएं। ठीक है, बुद्ध कहलाएं। और बोधि जो है वो क्या है? वो ज्ञान है, ज्ञान या एनलाइटमेंट जिसे हम कहते हैं। वेयर डिड गौतम बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन टू हिज डिसाइपल्स। उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे उनको सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ में। नेम द मटेरियलिस्टिक सेक्ट दैट फ्लरिश्ड इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में मटेरियलिस्टिक, इसे हम भौतिकवादी भी कहते हैं, वस्तुवादी भी कहते हैं। तो एक ऐसा सेक्ट या एक ऐसा पंथ का नाम बताइए जो एंशिएंट इंडिया में प्रचार प्रसार जिसका हुआ था। तो हम देखते हैं एंशिएंट इंडिया में ब्राह्मण धर्म थे, फिर गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म आया। ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ साथ और भी कुछ संप्रदाय थे जिनमें आजीविक एक संप्रदाय था जो आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है। वो भौतिकवादी दर्शन को मानते थे। भौतिकवाद मीन्स मटेरियलिस्टिक अप्रोच को वो मानते थे कि संसार में जो भी है आप आराम से रहिए, आराम से खाइए, इस लोग और उस लोग की चिंता मत करिए, जो भाग्य में होना होता है वो होता है। वो ये नहीं मानते थे कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा या हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। उनका था आप जो भी करिए या कुछ ना भी करिए, आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो होना है। तो आजीविक्स और चवार्क बोलकर भी एक सेक्ट हुआ करते थे, तो आप आजीविक्स यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि 2 मार्क्स ईच कैरी कर रहे हैं। व्हाट इज द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? तो राजतरंगिणी जो है वो भारत की पहली ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है। इसमें सारी चीज़ों को ऐतिहासिक रूप देकर क्रोनोलॉजिकल वे में लिखा गया है, यही इसकी विशेषता है।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियो कार्बन 14 एग्जामिनेशन? रेडियो कार्बन 14 जो जांच की पद्धति है वो क्या है? तो रेडियो कार्बन 14 एग्जामिनेशन जो है वो किसी भी प्राचीन समय में जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं उसके एज को निकालने की ये पद्धति है। और वो कैसे पता चलता है? तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उतना डिटेल में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बस समझ लीजिए कि रेडियो कार्बन 14 जो है वो कार्बन का एक आइसोटॉप है जो कि इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है उसी से एज निकाला जाता है कि कितना क्षय हुआ है ये देखकर। तो बस आप ये सिंपल सा याद रखिए कि कार्बन 14 एग्जामिनेशन जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरानी चीज़ें जो मिली हैं उसके उम्र को या उसके एज को या उसके काल को परीक्षण करने की पद्धति है। व्हाट डू यू मीन बाय मेगालिथ्स? मेगालिथ्स क्या है? तो पत्थर के जो कब्र बने होते थे या कब्र पर जो बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए होते थे वो मेगालिथ्स कहलाते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडस स्क्रिप्ट? इंडस स्क्रिप्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इंडस स्क्रिप्ट जो था वो एक भाव चित्रात्मक लिपि थी जो इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। इससे पहले बाएं से दाएं और लिखा जाता था, फिर दाएं से बाएं और, मतलब एक साइड इधर से गए और फिर रिटर्न उसी साइड से वापस आ जाते थे। इसे बेस्ट्रोफोदेन पद्धति भी कहा जाता है। इस लिपि को इस तरह से लिखना है कि आप एक साइड से स्टार्ट किए तो फिर ख़त्म करके नीचे से फिर उसी साइड से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि एक लाइन लिखने के बाद फिर वापस उसी लाइन के नीचे आते हैं, लेकिन वो लोग जस्ट एक साइड इधर से गए फिर एक साइड इधर से वापस आ जाते थे लिखते लिखते। What was the significance of the 10 Kings War in ऋग्वेदा? ऋग्वेद में जो 10 Kings War था, 10 राज्य जो युद्ध था या 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उसका क्या महत्व है? इसका महत्व यही है कि सुदास जो था वो राजा था, उसने 10 राजाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। यह परुशनी नदी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था युद्ध, और इसमें भरत वंश का जो राजा सुदास था वो विजित हुआ था, 10 राजाओं को उसने हराया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति? सभा और समिति क्या है ये हम देखते हैं। वैदिक कालीन एक राजनीतिक संस्था या बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन है। सभा जो था वो सभा में जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, कुछ जो थोड़े एजेड हुआ करते थे, उन लोगों की ये सभा थी। और समिति जो था वो कबीले का जो आम वर्ग था उनकी समिति हुआ करती थी। व्हाट वर द 4 नोबल ट्रूथ्स? चार, पहले जी छूट गया है, जी को देख लीजिए। नेम एनी 4 महाजनपदास दैट फ्लरिश्ड इन एंशिएंट इंडिया इन 6th सेंचुरी BC। 16 महाजनपद का विकास हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई भी आप 4 का नाम दे दीजिए। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, आप किसी भी 4 का नाम दे दीजिए। व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ्स? 4 आर्य सत्य क्या है? जो ये 4 आर्य सत्य है वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। गौतम बुद्ध ने 4 सत्य बताए थे जो कि जीवन में 4 सत्य हैं, और वो कौन कौन से? दुख, ये एक सत्य है। दुख का कारण, दूसरा दुख का निदान, ये तीसरा हो गया, और चौथा है दुख निदान के उपाय। यानी दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण है तो दुख का निदान भी होगा, और अगर निदान होगा तो उसके उपाय। यानी 4 हो गए, दुख, दुख का कारण, दुख का निदान और दुख निदान के उपाय। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं और वो 5 मार्क्स के हैं। दैट मीन्स शॉर्ट नोट्स या फिर टिप्पणी जैसा आपको लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है ए नंबर, ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें साहित्यिक स्रोत के से रिलेटेड उसका जो महत्व है, यानी साहित्यिक स्रोत के विषय में लिखना है और उसके महत्व को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फीचर ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में लिखना है कि मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में किस तरह से जो पूरा पाषाण काल था उससे कुछ चेंजेस आए थे, औजारों में चेंजेस आए थे, रहन सहन में चेंजेस आया था, नेचर में चेंजेस आया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। एनुमरेट द एंटिक्विटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनता के बारे में आपको यहाँ लिखना है कि वो कितना प्राचीन था, क्योंकि इसके डेट को लेकर कि कब से कब तक, इसकी क्रोनोलॉजी को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। अलग अलग डेट देखते हैं, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार से अलग है, कुछ विद्वान का अलग मत है। तो इसकी प्राचीनता के बारे में लिखना है कि ये कितना प्राचीन है और ये कब से कब तक इसका समय काल था। गिव एन अकाउंट ऑफ
इन डी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ फार आयरन वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू चेंज द इकोनॉमी ऑफ द एंशियंट इंडिया। लोहा जो है वो किस हद तक महत्वपूर्ण जिम्मेदार है कि वो उसने आर्थिक जो स्थिति थी प्राचीन भारत के उसमें चेंजेस लाए, क्या क्या चेंजेस लाए और उस चेंज के लिए वो कहाँ तक जिम्मेदार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोहा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के में, स्पेशली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब द्वितीय नगरीकरण हुआ तो हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में जब लोहे का उपयोग होने लगा तो बहुत बड़े पैमाने पर खेती होने लगे। फिर व्यापार को लेकर भी लोहे का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे से रिलेटेड बेसिकली एंशियंट इंडिया में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और ये किस तरह से महत्वपूर्ण है ये देखना है। गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य जो है यानी वैदिक ग्रंथ जो थे, वेद जो हैं, पुराण हैं, इन सब के बारे में आपको लिखना है। आंसर एनी वन क्वेश्चन। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको करना होता है, लास्ट में कोई भी एक करना है। 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप 2 को छोड़कर एक किसी को आपको करना है। पहला क्वेश्चन है ये नंबर, वुड यू अग्री दैट डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज प्राइमरली ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिस्कस। क्या आप इस बात से सहमति बनाते हैं या सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो मुख्यतः जो परिवेश था या जो इन्वायरमेंट था या इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन था उसी के कारण हुआ था। अगर ऐसा था तो क्या चीज़ें थी और अगर ऐसा नहीं था तो क्या चीज़ें थी, उसकी आलोचना करना है। डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज इन एंशिएंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट। प्राचीन भारत में जो 8 प्रकार के विवाह हैं, बहुत सारे विवाह थे, बेसिकली 8 प्रकार के जो विवाह का विवरण हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द सेकेंड अर्बनाइजेशन। उन सारे कारणों को बताइए जिसने सेकेंड अर्बनाइजेशन को जन्म दिया या सेकेंड अर्बनाइजेशन की ओर ले गया। द्वितीय नगरीकरण, हम पहला नगरीकरण देखते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त है, और जो द्वितीय नगरीकरण है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब जनपद महाजनपदों का उदय हुआ। बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, उन सभी कारणों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं, कोर 1 के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी। अभी के लिए आप इसे ही रिवाइज करिए और देखते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से एक आइडिया क्लियर होता है, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही।